इसको ऐसे लिखेंगे या फिर लिखेंगे कला में सौंदर्य। इसका पहले मतलब समझ लीजिए, इसको पहले ये समझ लीजिए हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो आपको पता है कि हम क्यों पढ़ते हैं, बट सौंदर्य शास्त्र क्योंकि एस्थेटिक है, ठीक है, ये फिलॉसफी से जुड़ा हुआ है, तो हम इसको आर्ट में क्यों पढ़ते हैं। तो उसका एक रीजन है इसको आर्ट में पढ़ने का। देखिए पहली चीज ये है कि मैंने आपको बताया था कला का विस्तार चारों तरफ फैला हुआ है, और कला एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका कि जो हर किसी चीज से जुड़ती है। मेनली कला में दो चीजें जुड़ती हैं, पहली जो होती है आपकी साहित्य से जुड़ता है, दूसरा है नृत्य से जुड़ता है। साहित्य संगीत, संगीत में नृत्य आता है, ठीक है। तो साहित्य जहां से जुड़ता है तो जो आपकी फिलॉसफी है वो साहित्य का ही एक पार्ट है। साहित्य को बढ़ा चढ़ाकर रखना फिलॉसफी वो पार्ट है, ठीक है। जो आप देखेंगे जो लोग फिलोसोफर होते हैं वो कहीं ना कहीं कला से जुड़े होते हैं। जैसे हम इसमें बहुत सारे फिलोसोफर को भी पढ़ते हैं महान दार्शनिक पढ़ते हैं, जैसे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये इतने सारे दार्शनिक हैं। तो ये सब वही हैं जो कि इन्होंने कहीं ना कहीं सौंदर्य शास्त्र के बारे में वर्णन किया है। अब देखिए सौंदर्य शास्त्र कला में पढ़ा क्यों गया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो जैसे कि कला का अपना एक सौंदर्य है, जब भी हम कला को बनाते हैं तो मतलब कला का मतलब ही क्या है, सुंदर बनाना, एक व्यवस्थित तरीके से बनाना कला को। तो इसका मतलब क्या है कि सौंदर्य शास्त्र भी वही है कि चीजों को सुंदर, सुंदर बाहर या अंदर, ये हम चर्चा करेंगे इसमें कि बाहरी सुंदरता या आंतरिक सुंदरता, क्योंकि जो मनुष्य मापता है जनरली वो बाहरी सुंदरता को मानता है। लेकिन अगर देखा जाए सौंदर्य शास्त्र में तो अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं, और मत ये थे कि जो सौंदर्य शास्त्र के आधार पर हम कला को मापते हैं कि कला क्या है। तो जब हम सौंदर्य शास्त्र के आधार पर कला को मापेंगे तो कला में जो सुंदरता का गुण है वो बाहरी सुंदरता है या आंतरिक सुंदरता है, दोनों चीजें नापेंगे। जैसे कि जब हम एक पेंटिंग बनाते हैं तो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि उनमें सारे जितने भी एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स हैं वो तत्वों का समावेश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ इतना काफी नहीं है कि आपने एक चित्र बनाया, ठीक है। जैसे ये तो अभ्रंश शैली में भी बना है, जबकि उसमें कितने अपवाद हैं, इसीलिए उसका नाम अभ्रंश पड़ा था। जबकि देखा जाए प्रागैतिहासिक काल में जब हम चलते हैं तो वहां पर लोक चित्रों के माध्यम से चित्रकला बनाई गई। स्टार्टिंग में लोक चित्रकला ही थी, ये हमने लोक चित्रकला में पढ़ा था, फोक आर्ट थी। तो आप देखेंगे वहां पर उन्होंने रेखाओं के माध्यम से क्या दिए, भाव दिए। तो भावों का होना जरूरी है, इसीलिए वो चित्र जीवित लगते हैं, सजीव लगते हैं, और वो अच्छे भी लगते हैं। जब जीवित और सजीव लगेंगे तो अच्छे भी लगेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले ब्यूटी, सौंदर्य शास्त्र सौंदर्य से बना है, सौंदर्य सौंदर्य प्लस टी, इसका अर्थ क्या होगा, प्रिय। किसका अर्थ है ये, बो का, बो का अर्थ है प्रिय, और टी का अर्थ है ये एक भाववाचक संज्ञा है। तो यहां लिख लेंगे टी एक भाववाचक संज्ञा है जो भाव दे रही है किसको, प्रिय को, कि कौन प्रिय है, वो दिल से बोला जा रहा है, तो वो एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो आपसे ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी कि टी में कौन सी संज्ञा है, तो आप बताएंगे भाववाचक। यहाँ ना आप हिंदी पढ़ रहे हैं ना आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो आप एडजेक्टिव यहाँ पर आप बताएंगे, ये सिर्फ मेरा एक समझाने का आपको एक तरीका है कि आपको समझना इस तरीके से है, ठीक है। अब आगे देखेंगे। देखिए इसका अर्थ है, मतलब ये हुआ कि ये जो सुंदरता है कि वह गुण जो इंद्रियों को पूर्ण आनंद प्राप्त करे, ठीक है। इंद्रिया मतलब इन द सेंस, इंद्रियां होती है हमारे सेंस ऑर्गन्स। तो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो जो स्मेल करते हैं, फील करते हैं, तो ये जब फील करते हैं तो वो गुणों को फील करें। कुल मिलाकर क्या बात हो रही है कि जो इंद्रियों को पूर्ण आनंद प्रदान करता है, जैसे आप किसी बहुत ही सुंदर दृश्य को देख रहे हैं
जैसे आप मोर नाच रहा है और उसको देख रहे हैं तो आपके मन से निकलेगा एकदम कितना सुंदर लग रहा है। जब वो चारों तरफ ऐसे पंख फैलाकर और धीमे धीमे करके ठुमके लगा के जब वो नाचता है और आप उसको देख लें तो आपके मुंह से अचानक ही निकलेगा कि कितना सुंदर लग रहा है। वो क्यों निकलेगा? क्योंकि आपके सेंस ऑर्गन्स के द्वारा वो फील किया गया, इंद्रियों के माध्यम से वो फील किया गया, देखा गया। और जब वो दृश्य आपने सामने से देखा तो सामने से आंखों ने देखा, उसको फील कराया, आपके माइंड को फील कराया, तो आपकी टंग ने तुरंत बोला कि ये बहुत सुंदर है। बोला तो टंग क्या है? सेंस ऑर्गन्स है। टंग सेंस ऑर्गन्स का पार्ट आती है ना। तो इस तरह से मतलब जो गुण हम देख रहे हैं तो उस समय हमें क्या गुण लगा? वो नाच रहा है, उसका नाचना जो है, तो नाचना क्या हो गई? उसकी भाववाचक संज्ञा हो गई, गुणात्मक संज्ञा हो गई। तो उसका नाचना हमें सुंदर लगा, हमारी इंद्रियों को सुंदर लगा, इसलिए हमने उसको बोला सुंदर है। ठीक है। तो विश्व में सौंदर्य शास्त्र के दो अंग हैं, कला और सौंदर्य। ये लिख लेंगे। विश्व में सौंदर्य शास्त्र के दो अंग हैं, कला व सौंदर्य। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें जब इन दोनों की, तो इन दोनों का आपस में कोई संबंध है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर हम कहें कि कला का संबंध सौंदर्य से, जैसे मैंने बताया, किसी भी वस्तु को सुंदर बनाना काफी नहीं होता है। कला हमें सिखाती है सुंदर नहीं बनाना है, व्यवस्थित बनाना है, गुणात्मक बनाना है, ना कि वो ही कहती है सुंदर बनाना है। हम यहाँ कोई आलेखन नहीं बना रहे, यहाँ किसी चीज को डेकोरेट नहीं कर रहे हैं कि हमें सुंदर बनाना है, हमें सही बनाना है, भाव देने हैं। तो कुल मिलाकर जब हम भाव डालेंगे तो चीज अपने आप ही सुंदर बन जाएगी। ठीक है। तो वही चीज है। अब देखिएगा, क्योंकि हमें ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक, मतलब कला कहती है कि जरूरी नहीं है जो प्रत्येक कलात्मक वस्तु है वो सुंदर हो। ये जरूरी नहीं है कि जो हम बना रहे हैं वो सुंदर ही हो, वो गुणात्मक भी हो सकती है, उसमें गुण भी हो सकते हैं। अब जब गुण होंगे तो वो सुंदर अपने आप लगेगी। लेकिन सुंदरता को देखने के भी तरीके होते हैं। कोई कहेगा बाहरी सुंदरता होनी चाहिए, जैसे आप देखेंगे पिकासो की पेंटिंग है, सल्वाडोर डाली की पेंटिंग है, तो इतने जितने भी आर्टिस्ट हैं, इन लोगों की जितनी मॉडर्न आर्ट पेंटिंग है, आप उनको देख कर कहेंगे इसमें क्या है? ना सुंदरता है ना गुण है, लेकिन है। उन्होंने कहीं ना कहीं उस थीम को रखा है जो हम सिंपल सी आंखों से नहीं देख पाते। जरूरी नहीं है कला का संबंध सौंदर्य से है या जो कलात्मक वस्तु हो वो सुंदर ही हो, तो ये जरूरी नहीं है कि वह सुंदरता ही लिए हुए हो। मोहनजोदड़ो में जितनी भी मूर्तियां हैं वह सुंदर नहीं है लेकिन कलात्मक है। लिखेंगे, देखिए इस प्रकार सौंदर्य दो प्रकार का होता है। ऊपर लिखा देती हूँ। इस प्रकार सौंदर्य दो प्रकार का होता है। इस प्रकार सौंदर्य दो प्रकार का होता है। पहला है प्राकृतिक एवं कलात्मक। दूसरा है कलात्मक। ठीक है। जैसे हमने बताया कलात्मक, हर कोई कलात्मक वस्तु सुंदर नहीं हो सकती, तो एक हो गया प्राकृतिक, दूसरा हो गया कलात्मक। अब देखिए प्राकृतिक सौंदर्य विश्व में समाहित होता है, पूरे विश्व में फैली है। प्राकृतिक सौंदर्य विश्व में समाहित होता है। इसे मैं ज्यादा नहीं लिखवाऊंगी, इसमें ज्यादा आपको समझना पड़ेगा, जहां से रस आते हैं वहां से मैं ज्यादा लिखवाऊंगी। ठीक है। कलात्मक में कला का लक्ष्य सुंदर नहीं है। कलात्मक में कला का लक्ष्य सुंदर नहीं है। जितनी भी आप पेंटिंग देखते हैं, जितनी भी आप चीजें देखते हैं कला की, उनमें से या जितने आर्टिस्ट आपने पढ़े, उनकी जितनी पेंटिंग्स अब तक मैंने आपको पढ़ाई है, जितनी शैलियों में मैंने अब तक आपको पेंटिंग्स पढ़ाई है, यदि उनका लक्ष्य सुंदर होता तो वे कहीं ना कहीं उन चीजों को चित्रित करते, मतलब उनको ऐसे सुंदर बनाते
उनको गुणात्मक या उनको भाव वाली चीजों से ओतप्रोत नहीं करते। उनमें कहीं ना कहीं भावात्मक चीजें देखी गई थी, उनमें कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट को दिखाया गया था, एक ऐसी वस्तु को दिखाने की कोशिश की गई है जो कि संसार पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, ना कि निगेटिव। क्योंकि हर सुंदर वस्तु जरूरी नहीं है वो गुणात्मक। 1-2 नंबर में ये क्वेश्चन जो है आता है, आपको डायलॉग दे देगा, आपको कुछ भी दे देगा। तो लिखेंगे सबसे पहले, सुकरात के अनुसार सुंदर व शिव एक है, सुंदर व शिव एक है और सुंदर जीवन सापेक्ष है। सुंदर जीवन सापेक्ष है। शिव व सत्य एक है, मतलब सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, सुंदर परम व पूर्ण है, इधर लिख देते हैं, सुंदर परम व पूर्ण है। सुंदर के लिए नैतिक होना आवश्यक है। कि सुकरात कह रहे हैं कि सुंदर व शिव एक है। सुंदर जीवन के सापेक्ष है, जीवन के अकॉर्डिंग चलता है। यहां पर प्लेटो कह रहे हैं कि सुंदर शिव और सत्य एक है। सुंदर परम में पूर्ण है, मतलब ये तीनों चीजें एक ही हैं। सुंदर सत्य की जो हमें दिख रहा है वही सुंदर है, वही सत्य है। और वो कहते हैं सुंदर परम और पूर्ण है, कि सुंदर होना एक परम और पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण होना है। सुंदर के लिए नैतिक होना भी जरूरी है। नैतिकता का ज्ञान आपको होना चाहिए, मॉरल का ज्ञान होना चाहिए। अब देखिएगा अरस्तु क्या कहते हैं, इसको लिखेंगे। सौंदर्य को आकांक्षा वस्तु माना गया है। मतलब इनका कहना है अरस्तु का कि संसार में जो सुंदरता को नापा जाता है वो उपयोग करने के लिए नापा जाता है, वासना के लिए नापा जाता है, अपनी आकांक्षाओं के लिए नापा जाता है। अब सौंदर्य का चरम प्रतिमान प्रकृति को सौंदर्य का चरम प्रतिमान प्रकृति को ही बताते हुए, प्रकृति के अनुकरण को ही बताते हुए, प्रकृति के अनुकरण को ही सुंदर माना गया है। ठीक है, या हम ये कहेंगे सौंदर्य का सृजन माना गया है। इसमें अनेक विचारक थे, कालिदास थे, तुलसीदास थे, कांट थे, हीगल थे, बहुत सारे थे। सबने अपने अलग अलग विचारों को रखा।